बिहार बोर्ड में गणित के विषय से पूछे जाने वाले 40 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में लाया हूँ जिसे देखने के बाद आप परीक्षा में इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है। तो कभी भी अभाज्य संख्या अगर आपको सवाल में दिख जाए तो इसका आंसर 1 दे दीजिएगा, 100% सही हो जाएगा। दो पूछे या दो से अधिक पूछे अभाज्य संख्या होना चाहिए, इसका मौसो यानी HCF एक ही होता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, और अगर अपरिमेय संख्या पूछ ले तो ये भी अनंत होती है। तो इसलिए याद रखिएगा कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसलिए अगर परीक्षा में अगर परिमेय संख्या पूछ ले या अपरिमेय संख्या पूछ ले तो इसका दोनों का आंसर अनंत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो घनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसो बनाया जाता है जिसे महत्तम समावर्तक कहते हैं, HCF, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसो क्या होगा। तो जो इवन नंबर होता है लगातार, दो क्रमिक संख्या मतलब लगातार आने वाला, 2 4 या 4 6 का अगर आप HCF निकाल लेते हैं तो इसका HCF हमेशा 2 आएगा। लेकिन प्रश्न में ये दे देता कि विषम संख्याओं का, तो लगातार विषम संख्या का पूछ ले अगर तो इसका 1 हो जाता कि लगातार विषम संख्याओं का मौसो क्या होगा तो 1 होता। तो यहाँ सम संख्या पूछा जा रहा था, क्रमिक सम संख्या, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सब दिखने में लग रहा है कि सभी का रूट है, तो रूट के बाहर ये सब संख्या आ सकता है। 49 का 7 निकल सकता है, 9 का 3 आ जाएगा, 81 का 9 होता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो 2.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जब भी अगर इकाई अंक के बाद अगर पॉइंट दिया हुआ रहे, दशमलव दिया हुआ रहे इकाई अंक के बाद, तो कभी भी वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है। इसलिए देख लीजिए यहाँ पर इकाई अंक के बाद पॉइंट है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 2.5 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं कि रूट अंडर 2 है 1। तो जब भी कोई भी संख्या रूट के अंदर रहे और उसका कभी भी रूट से वो बाहर नहीं आ सकता, जैसे 4 16 25 ये सब तो रूट से बाहर आ सकता है, लेकिन 2 3 5 7 अगर रूट के अंदर हो तो ये तो बाहर आएगा नहीं, इसका तो स्क्वायर का वो रूट बनेगा नहीं, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देना है कि पाई अगर रहेगा तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये हमेशा पूछता है। एक और बात ध्यान देना है कि पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर उसी का मान 22/7 दे दे तो 22/7 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। पाई अपरिमेय लेकिन 22/7 रहेगा तो वो परिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, जो पावर बोलते हैं जिसको। तो 625 का घात निकालने के लिए क्या करेंगे, 625 यहाँ पर लिख दिए। अब इसको देखिए यहाँ पर 5 से इसको करते हैं, तो 5 के पहाड़े में ये आएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25 आ गया। फिर यहाँ से 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से करते हैं, 5 25 हो जाएगा। अब 5 बचा तो 5 एकम 5। तो देखना यहाँ पर ये साइड में देखिए कितना 5 है, तो 1 2 3 4 जितना भी इस साइड में अगर नंबर काउंट कर लेंगे जितना भी रहेगा वही उसका आंसर होगा। तो ये 4 आ रहा है तो 5 पावर क्या हो जाएगा 4। तो ये जो 4 जो ऊपर में है यही इसका घात कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 1 2 1 1 2 1 1 इसी तरह से चलता रहेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि 1 के बाद 2 आया, फिर 1 1 आ गया, फिर 2, फिर 3 बार 1 आया है, फिर 2, फिर 4 बार 1 आया, फिर 2 आ जा रहा है, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी अपरिमेय। अगला प्रश्न देखते हैं। एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो एक रैखिक जब भी आ जाए कि एक रैखिक का समीकरण का, तो इसका आंसर हमेशा 1 दे दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। AP 4, 10, 16, 22, 28 इसी तरह चलता रहेगा। ये इसका सार्वअंतर पूछ रहा है। तो जब सार्वअंतर इसका पूछ रहा है तो इसका बनाने का तरीका ये होता है कि D बराबर क्या हो जाएगा A2 - A1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ A2 और A1 हो जाएगा 4। तो 10 में से 4 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 6। तो 6 यहाँ पर ऑप्शन बी में है। हमेशा याद रखिए जब भी अगर सार्वअंतर पूछेगा बड़ी संख्या को छोटी संख्या बगल वाले से घटा देना है, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी पूछ ले कि सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। सब उसका देखिएगा तो वर्ग को तो क्या होता है, वो हर तरफ से वो बराबर ही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी जो उसका भुजा होता है क्या होता है, वो बराबर होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, समरूप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। तो ये किसने कहा कि दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये थेल्स ने कहा था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं, तो दो अक्षों के जो प्रतिच्छेदी, दो लाइनिंग जो खींचते हैं एक्स और एक्स और वाई वाई, तो दोनों जो कटता है तो उसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। और ये हमेशा जो मूल बिंदु जो है ये निर्देशांक को जो डिनोट करता है ये 0 0 से, इसलिए दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु मूल बिंदु कहलाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर दे करके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, तो एक वृत्त ले लीजिए। अब वृत्त पर बना हुआ जो कोण होगा वो 360 डिग्री का होता है। वृत्त पर बना हुआ केंद्र पूछ लेगा कि उस पर जो बना हुआ कोण होगा वो 360 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अब यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। अब वृत्त बनाने के बाद देखिए बाहरी पूछ रहा है कि किसी बिंदु से, एक बिंदु बाहर में दे दिए, यहाँ से कितनी रेखा इसको टच करेगा। तो एक इधर से चला जाएगा और एक इस तरफ से जाएगा, तो ये जो गया तो कितना टच हो रहा है, यानी इसको कितना स्पर्श कर रहा है, तो 2 ही कर रहा है। और यही एक प्रश्न अगर इसमें पूछ ले कि किसी भी वृत्त के बाहरी जो भाग है उससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, यहाँ पर बिंदु का जिक्र नहीं करेगा, सिर्फ बोला कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। और बिंदु अगर रहेगा तो बाहरी बिंदु से केवल 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, तो अर्धवृत्त पर जो बना कोण होगा तो वो 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है। और अगर वृत्त की बात करते तो वो 360 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो एक वृत्त ले लेते हैं, उसके बीच में जो सेंटर आता है, केंद्र, इससे जो गुजरने वाली जो रेखा होती है ये सबसे लंबी होती है और इसी को बोलते हैं व्यास, इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। इससे लंबी कोई फिर रेखा अंदर में नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर कहलाता है, तो माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर बहुलक कहलाता है, इसलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या बोल रहा है जिसको होल नंबर बोलते हैं, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ये 0 से, तो 0 1 2 3 और 4 इसका निकालना है क्या, माध्य। तो टोटल 4 हो गया और यहाँ पर 0 हो गया, तो 0 तो शुरू में लिया तो ये 5 हो गया। 5 का क्या जाएगा, तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 सबको जोड़ देंगे तो ये आएगा 10। 10 को कितने से करेंगे, 5 से, क्योंकि कुल संख्या हो जाएगी 5, तो 5 से करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 10, 5 दूना 10, इसलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। तो ऐसा सवाल जब भी आ जाए कि प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य, प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य कभी भी आ जाए तो इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, शॉर्ट ट्रिक है n+1। 3 बोलेगा तो 3 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यही पूछता कि 5 सम संख्याओं का, प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य पूछता तो आप उसमें क्या करते, 5 में 1 जोड़ देते तो हो जाता 6। इसलिए यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 सम संख्याओं का, तो 3 + 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसका बहुलक बोल रहा है, तो इसमें देखिए बहुलक का क्या होता है कि जो सबसे अधिक बार आया है, तो सबसे अधिक बार इसमें कौन सी संख्या आई है, तो 2 को देखिए 2 आया है 3 बार, बाकी सब तो आया ही नहीं है बहुत बार, तो सबसे अधिक बार जो संख्या आई वो बहुलक कहलाती है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि x, 3, 4 और 5 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि माध्य बराबर लिख लेंगे, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, 4 3 7 और 7 और 5 कितने, 12 हो जाएगा, x को नहीं लेना है, तो यहाँ पर 4 3 7 7 5 हो गया 12, 12 को अलग रखिए और इसमें कुल संख्या कितनी आ जाएगी, तो x भी एक संख्या हो जाएगा इसमें, तो 1 2 3 4 ये 4 संख्या हो गया। इस 4 संख्या को क्या करेंगे, इस 4 से गुना करेंगे, किस 4 से, माध्य से, तो 4 को 4 से गुना कर दीजिए आएगा 16 और जोड़े थे तो कितना आया था वो 12, तो इस
12 को सिर्फ घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 4। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध है, तो माध्य बहुलक और माध्यक का संबंध क्या होता है? तो बहुलक बराबर पढ़े होंगे कि 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद अच्छे से रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है। ऑप्शन ए, तो संचयी बारंबारता क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। ऑप्शन ए दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है, तो कोई भी बारंबारता का बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आया हो उस संख्या में, तो जो सबसे अधिक बार संख्या आती है वो क्या कहलाती है? बहुलक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 ही होती है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता पूछेगा तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि ई कोई घटना है तब पी ई प्लस पी ई नोट का मान क्या होगा? तो इसका मान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि किसी भी घटना को देख लेंगे कि इसकी होने की संभावना, अब प्लस क्या हो जाएगा? नहीं उसकी आने की संभावना, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। अगला सवाल देखते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो कोई भी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 ही होगा। 0 और 1 के बीच होता है, तो 1 के बाद तो कोई भी संख्या अगर आएगी तो वो क्या प्रायिकता कहलाएगी ही नहीं, इसलिए अगर अधिकतम पूछेगा तो 1। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो कोई भी घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकती। कभी भी कोई भी संख्या अगर माइनस में दिया हो तो वो कभी भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर 1 से बड़ा भी दे दे तो वो भी कभी भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो कोई भी असंभव घटना की प्रायिकता पूछेगा तो 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0, संभव घटना की प्रायिकता 1, तो इसलिए यहाँ पर असंभव पूछ रहा है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो एक सिक्का को जब उछालेंगे तो क्या आ सकता है? एक तो चित आ सकता है और एक पट आ सकता है, यानी हेड और एक टेल, तो 2 ही आ सकता है, तो 2 को क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे। और यहाँ पर जब चित बोल रहा है तो एक सिक्का को जब एक ही बार जब उछालेंगे तो चित आने की, तो यहाँ पर चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता है, तो एक पासा है जिसको हम लोग लूडो जो खेलते हैं तो वो डाइस रहता है, तो उसमें कितना तक रहता है? 1 से लेकर 6 तक रहता है, 1 2 3 4 5 6 तक ही उसमें रहेगा नंबर, तो उसमें बोल रहा है कि 5 आने की प्रायिकता। 5 पूछ ले, 4 बोल दे, 2 बोल दे, तो एक ही बार ना आएगा, एक बार फेंकेंगे तो एक बार आएगा, तो 5 कितनी बार आएगा? एक बार आ सकता है, तो 1 ऊपर लिख देंगे। और टोटल उसमें आने की संभावना कितनी हो सकती है? तो 1 से लेकर 6 तक, तो नीचे क्या हो जाएगा? 6, तो इसलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/6। पूछता कि 3 आने की प्रायिकता, तो 3 भी कितनी बार आएगा? एक बार फेंकने पर एक ही बार आएगा। और टोटल उसमें कितने आने की संभावना होगी? तो टोटल 6 तक आएगा, 1 से लेकर 6 तक, तो वो 6 नीचे आ जाएगा। तो ऐसे भी संभावना जब भी पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बाह्यतम स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। अब 2 वृत्त पहले खींच लीजिए, सबसे पहले 2 वृत्त देख लीजिए। अब 2 वृत्त है, इस 2 वृत्त को बोल रहा है कि स्पर्श कर रहा, तो दोनों वृत्त सट गया साथ में। अब बोला कितनी इसमें से जो है रेखाएं खींची जा सकती है? एक तो इसके बीच से खींच सकते हैं, दूसरा कहाँ से खींच सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ से इसको खींच सकते हैं, और एक नीचे की तरफ से खींच सकते हैं। अब बताइए कोई भी एक रेखा बताइए जो कि फिर इसको टच कर ले, तो ऐसा कोई भी रेखा नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ध्यान देने की बात है कि जब भी 2 यहाँ पर दिया वृत्त, अब दोनों स्पर्श कर रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पर बीच से खींचे हैं, फिर 2 कहाँ से खींचेगा? एक ऊपर से सट के जाएगा और एक नीचे से, और किसी तरह से आप लाइन खींच के देख लीजिए, कहीं से भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि लगातार 3 अभाज्य संख्याओं का मौसो। 3 लगातार क्या पूछ रहा है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का जब भी पूछेगा लगातार तो मौसम हमेशा 1 ही आएगा, 1 आएगा। अभाज्य संख्या दिखे जहाँ एग्जाम में, इसका 1 दे दीजिएगा आंसर, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 सिक्कों को एक के बाद एक उछाला जाता है। अब 2 सिक्का उसको उछाल रहे हैं, तो इसमें बोला प्रायिकता क्या होगी कि कम से कम एक हेड आ जाए, तो चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है।
दो सिक्का को जब उछाला जाएगा तो उसको दो सिक्का में क्या क्या आएगा, हेड हेड आएगा, टेल टेल आएगा, हेड टेल आएगा और टेल हेड आएगा। इस तरह से लिख लीजिए। तो टोटल कितना आने की संभावना हो जाएगा, 4। तो नीचे 4 हो जाएगा। और इसमें चित आने की बोल रहा, तो चित किस में देखिए, इसमें 1 2 और 3 चित आ रहा है, तो इसका 3/4 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक थैले में 5 लाल, 4 नीली और 3 हरी गेंद है। तो सबसे पहले सबको जोड़ लीजिए। 5 4 9 9 3 हो गया 12, ये 12 हो गया। अब इसमें से पूछ रहा है कि थैले में से बिना देखे, यानी बिना देखे हमको उसमें से गेंद निकालना है। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ पर देखिए कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। उस 12 को नीचे लिखना है और ऊपर क्या हो जाएगा, लाल का पूछ रहा है तो लाल ऊपर में हो जाएगा, 5 गेंद है तो 5 लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 5/12। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर नीली पूछ लेता तो नीली गेंद कितनी है, 4 है, तो 4 ऊपर लिख देते हैं। और कुल संख्या गेंद की कितनी है, 12, तो 12 हो जाता नीचे। कटता तो कटा देते, 4 एकम 4 होता है, 4 तिया 12। इसका आंसर हो जाता है 1/3। लेकिन ऐसा तो नहीं पूछ रहा है लाल का, तो लाल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसी तरह जिसका भी चाहे आप निकाल सकते हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी टाइप का सवाल आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। अब एक पासा है, पासा समझ गए, डाइस जो लूडो में खिलाता है। तो उसको जब देखिएगा तो 1 से लेकर उसमें 6 तक रहता है नंबर। तो 1 से लेकर जब 6 तक नंबर रहेगा तो उसको जब हम फेंकेंगे तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो लिख लीजिए पहले 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर तक होता है। इसमें सम संख्या कौन कौन है, तो इसमें सम संख्या है 2 4 6, ये 3 ऐसी संख्या जो सम संख्या है। तो 3 संख्या ऐसा निकल रहा है तो 3 को ऊपर लिख दीजिए। कुल संख्या कितनी है, 6, 1 से लेकर 6 तक आ सकती है, तो उसको क्या करके नीचे लिख दिया 6। अब कटेगा तो कटा दीजिए। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये हो गया 1/2। इसका ऑप्शन किस में मिल रहा है, ए में, तो इसका ए हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगर इसी में अगर विषम संख्या पूछ लेता तो क्या संख्या लिए क्या करते कि इसमें विषम संख्या कौन कौन है, 1 है, 3 है और 5 है। तो कुल कितना हो जाएगा इसमें भी, 1 3 और 5 देखेंगे तो 3 ही हो जाएगा। तो 3 को ऊपर लिख देंगे। और कुल संख्या कितनी इसमें आने की संभावना है, तो 1 से लेकर 6 तक में तो 6 ही आएगा, तो नीचे 6 लिख देंगे। इसको भी कटाएंगे तो वही 1/2 आ जाएगा। यदि अभाज्य संख्या पूछ ले तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाता है, तो अभाज्य संख्या इसमें हो जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाता है। तो 2 3 और 5 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा इसमें से, 2 3 5, यानी 3 संख्या हो जाएगा। तो 3 ऊपर आ जाता और टोटल 6 जो है वो नीचे आ जाता। तो इसको कटाते तो क्या आता है, 1/2 आ जाता है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसका भी 1/2 आ जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि कभी भी अगर सम संख्या पूछ ले इसमें से, या विषम संख्या पूछ ले, या अभाज्य संख्या पूछ ले, तो इसका 1/2 ही आंसर आता है। प्रश्न देख लेते हैं कि आंकड़े 8, 10, 15, 6, 5, 25, 30 का परिसर क्या होगा। तो परिसर आप लोग बनाए होंगे कि परिसर बनाने का आसान तरीका क्या है कि सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से घटा दीजिए। जो आएगा घटने के बाद तो वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 30। इसमें से सबसे छोटी संख्या 5, इसमें घटा दीजिए। 30 में से 5 चला गया, कितना बचा, 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से घटा देने को ही परिसर कहते हैं। लास्ट प्रश्न देखते हैं 40 कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो पीछे भी बता दिए हैं कि प्रथम 5 सम संख्या को, आप ही बताइए कितना होगा। कि 5 सम संख्या बोला था, सम संख्या के लिए क्या बताए थे, n+1 इसका फॉर्मूला। सम संख्या जहाँ दिख जाए तो 5 बोल रहा है, तो 5 में कितना जोड़ देंगे, 1, तो हो जाएगा 6। अगर पूछता कि प्रथम 7 सम संख्याओं का माध्य कितना होता, तो 7 में 1 जोड़ देते, हो जाता 8। तो इसका आंसर 8 हो जाता है। लेकिन पूछ रहा है 5, तो 5 में कितना जोड़ेंगे, 1, क्योंकि सम संख्या है। यही अगर विषम संख्या पूछता कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो विषम संख्या प्रथम 5 का क्या होता, 5 ही हो जाता। 6 पूछता कि 6 विषम संख्याओं का, तो 6 हो जाता। याद रखिएगा कि सम संख्या में 1 जोड़ देंगे जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और विषम संख्या में वही संख्या रहने देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल होने वाली परीक्षा के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जाकर दीजिए। धन्यवाद।